Hello and welcome back to my YouTube channel Trishu's Life. So today we'll discuss about the very common disease condition that is the mumps. So mumps ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में मम्स ये एक वायरल इन्फेक्शियस डिसीज होता है. इट मेनली अफेक्ट्स दी सलाइवरी ग्लैंड्स. हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, जो एक सलाइवेशन में और जो चीविंग में हेल्प करती है. स्पेशली पैराटोइड ग्लैंड्स जो लोकेटेड होती है हमारे नियर द ईयर्स, उसमें भी swelling occur होती है. It is the most commonly seen in the children and young adults. So, but it can affect people of any age group. Mumps is a contagious disease that spread from person to person through respiratory droplets. So, mumps ये वायरल इन्फेक्शियस डिसीज है जो सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैराटाइड ग्लैंड्स को मेनली अफेक्ट करती है, और ये मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रंस और यंग अडल्ट्स में दिखाई देती है. एंड किसी भी एज ग्रुप में ये ऑकर हो सकता है, एंड जो पर्सन टू पर्सन थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड. नेक्स्ट अगर इसके डेफिनेशन की अगर बात करें तो मम्स ये एक कंटैगियस डिसीज है, कम्युनिकेबल डिसीज है जो कॉज होती है मम वायरस से, जिसकी वजह से हमें स्वेलिंग अकर हो सकती है पैराटॉइड ग्लैंड्स में. पैराटॉइड ग्लैंड्स नियर द ईयर्स लोकेटेड होती है. ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, दैट इज द मेन फैक्टर इज मम्प वायरस. मम्प वायरस की वजह से जो है मम्प्स अकर होता है. देन ये स्प्रेड होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, मीन्स कपिंग के थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. मम्प्स जो है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जो इन्फेक्शन को टॉलरेट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनको ज़्यादातर केसेस में मम्प्स अकर हो सकता है. देन कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स मीन्स फोमेट्स, उनको अगर उनके सरफेस को अगर टच किया, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को टच किया तो भी मम्प्स स्प्रेड हो सकता है. ये थे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. उसके बाद आता है एपिडेमियोलॉजी. मीन्स ये डिसीज क्या है, डिसीज कब ऑकर हुई, किसकी वजह से होती है, ये हम इस पर डिस्कस करेंगे. सो एपिडेमियोलॉजी ऑफ मम्प्स इज एन एंडेमिक इन मोस्ट अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन. तो मम्प्स ये एक एंडेमिक डिजीज है, पर्टिकुलर एरिया में कभी भी दिख सकती है. एंड इट इज मोस्ट अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशंस में हमें ये डिसीज दिखाई देती है जहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक विलेज एरिया है, वहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, तो उस एरिया में हमें मम्प्स दिखाई देगा. देन वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम ह्यूमन रिजर्वायर के थ्रू. जो वायरस है वो स्प्रेड होता है थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से. देन एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू. एंड फोमेट्स मीन्स कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो भी होते हैं उसके कारण ये स्प्रेड होता है. देन जो मम्प्स ये डिसीज है, इट अफेक्ट्स बोथ मेल्स एंड फीमेल इक्वली. ये बोथ सेक्सेस को अफेक्ट करता है, लाइक मेल्स एंड फीमेल्स को इक्वली अफेक्ट करता है. बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मम्प्स वैक्सीन 1967, the disease was very common and peak incidence was seen in the children's age 5 to 9 years. Before 1967, जब मम्प्स वैक्सीन का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, तब इसका पीक इंसिडेंस लेवल था जो ज़्यादातर 5 से 9 साल के बच्चों में दिखाई दिया था. देन अबाउट 85% of infections occurred in the children younger than 15 years.
अबाउट 85% इन्फेक्शन जो है वो चिल्ड्रंस में अकर हुआ जो 15 साल से छोटे बच्चे उनमें यंगर थे। Then nowadays most cases occur in the young adults, especially causing outbreaks in colleges and work. अभी लगभग ये केसेस मम्स के केसेस यंग अडल्ट्स में अकर होते हैं, स्पेशली इसका आउटब्रेक्स जो है वो कॉलेजेस में एंड वर्क प्लेस में ज़्यादा दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल कॉलेज में अगर एक बच्चे को एक स्टूडेंट को मम्स हो गया तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के थ्रू, ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो दूसरे को भी अकर हो सकता है। Then outbreaks are primarily related to lack of immunization, especially in under-immunized groups who were children born between 1967 to 1977. इसका आउटब्रेक प्राइमरीली लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड होता है। मीन्स अगर इम्यूनाइजेशन प्रॉपरली नहीं मिला तो इसके वजह से इसका जो भी परसेंटेज है वो बढ़ता है मम्स का स्प्रेड होने का। स्पेशली अंडर इम्यूनाइज्ड ग्रुप्स में मम्स हमें दिखाई देता है। जैसे कि 1967 और 1977 में जो बॉर्न हुए बच्चे हैं तब वैक्सीनेशन कम होने के कारण उनमें मम्स ज़्यादा दिखाई गए। Epidemics can occur throughout the year but slightly more common in late winter springs. Epidemics means ऐसी डिसीज जो पर्टिकुलर एरिया में लगभग हमें दिखाई देती है और मोस्ट ऑफ दी लेट विंटर्स एंड स्प्रिंग्स में हमें दिखाई देती है। जैसे कि फेब से मार्च के बीच में हमें ये डिसीज दिखाई देती है हमारे कम्युनिटी। In the United States, the incidence of mumps declined significantly after the introduction of mumps in vaccine in 1967. यूनाइटेड स्टेट्स में मम्स का इंसिडेंस रेट कम हुआ आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन 1967. Furtherly, decline occurred after the recommendation of routine vaccination in 1977. वो पूरी तरह से डिक्लाइंड होता चला गया इन आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ रूटीन वैक्सीनेशन 1977. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द 2 doses ऑफ MMR वैक्सीन, MMR वैक्सीन के इंट्रोडक्शन के बाद जो शेड्यूल तय किया गया मीजल, मम्स और रुबेला की वैक्सीन को एक बनाया गया। उसके बाद में 1989 को मम्स के केसेस जो थे वो डिक्रीज हो गए। ये थे एपिडेमियोलॉजी। अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। सो पैथोजेनेसिस में आफ्टर एंटरिंग द बॉडी थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मम्स इज इनिशियली मल्टीप्लाइज द एपिथेलियल सेल, स्प्रेड्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड डिसमिनेट्स द वेरियस टिश्यू। सो हमारी बॉडी में जो मम्स वायरस है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू एंटर करता है एंड मल्टीप्लाई करता है एपिथेलियल सेल्स में। देन हमारी जो ब्लड स्ट्रीम्स होती है, ब्लड स्ट्रीम में वो पूरी तरह से मल्टीप्लाई होकर फैल जाता है। अगर ब्लड में फैल जाएगा, ब्लड हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होता है तो वो हमारे जो टारगेट ऑर्गन्स हैं उस पे टारगेटेड ऑर्गन्स पे, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स पे या पैराथाइड ग्लैंड पे अफेक्ट करेगा। देन the virus mainly affects the salivary gland, especially parietal gland, but it can also involves other organs such as the pancreas, testes, central nervous system. These tissues are more susceptible to infection leading to inflammation and swelling. तो हमारे टारगेटेड ऑर्गन्स पे अफेक्ट करने के बाद हमें कुछ सिम्टम्स जो है जैसे कि इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग वगैरह दिख सकते हैं हमारे चेस्ट पे, सलाइवरी ग्लैंड पे और पैराथाइड ग्लैंड पे अफेक्ट करेगा। ये थी पैथोजेनेसिस। इसी के साइन सिम्टम्स भी हमें दिखते हैं। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे तो फर्स्टली फीवर राइज हो सकता है मम्स वायरस की वजह से, हमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देन हेडेक हो सकता है, मसल्स में पेन अकर होगा, देन लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, मतलब
जो हमें एनोरेक्सिया होगा, एपेटाइट लॉस होगा, दिन स्वेलिंग हो सकती है हमारे पैराटाइड ग्लैंड्स में, सिंगल पैराटाइड ग्लैंड में भी हो सकती है या फिर दो पैराटाइड ग्लैंड में अगर हो सकती है। उसकी वजह से चीक्स पे स्वेलिंग दिखेगी। देन पेन वाइल चीविंग, खाना खाने के वक्त हमें पेन हो सकता है या swallowing में हमें डिफिकल्टी हो सकती है। डिस्पेजिया करूँगा। देन फटीग हो सकता है, हमें थका सा वीक फील होगा। ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। देन नेक्स्ट, अगर मम्स अकर हुआ तो डायग्नोसिस टेस्टिंग क्या करेंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे रिगार्डिंग मतलब फैमिली हिस्ट्री, देन क्या खाया था, रिगार्डिंग डाइट वगैरह, लास्ट बिफोर सिम्टम शोइंग उन्होंने क्या खाया था, क्या उनको सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये सब के बारे में हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। चीफ कंप्लेंट क्या है, प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है, वो सब। दिन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में फेशियल एक्सप्रेशंस चेक करेंगे पेशेंट के, उसको स्वेलिंग है क्या, फेस पे क्या मतलब स्वेलिंग दिख रही है क्या चीक्स पे, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, वो सब हम देखेंगे। दिन रूटीन लैब टेस्ट करेंगे, उसमें सीबीसी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। देन सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे फॉर द वायरस कल्चर, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी का यूज़ करेंगे। देन एंजाइम असे करेंगे। देन पीसीआर टेस्ट करेंगे वायरस डिटेक्शन के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं वो। ये थे डायग्नोसिस। दिन प्रिवेंशंस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे एंड वैक्सीनेशन देंगे। MMR मीजल्स मम्स रूबेला की वैक्सीन देंगे। देन अवॉइड कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट अवॉइड करने को बोलेंगे। देन हाइजीन मेंटेन करने के लिए बताएंगे एंड कवर करेंगे हमारे माउथ को वाइल कपिंग और स्नीजिंग। देन ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं हम मम्स की कंडीशन। सो there is no specific antiviral therapy for mom's treatment, it mainly supportive. So antiviral therapy नहीं देते हम मॉम्स में उतनी ज़्यादा, बट सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं सच एज पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, पेन को और फीवर को रिड्यूस करने के लिए। बेड रेस्ट should be taken according to patient condition. पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही बेड रेस्ट के लिए बोलना है। देन डाइट देना है सॉफ्ट एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स एबिलिटी, जिसकी वजह से वो मतलब उसे स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी ना हो और इजीली चिवेबल हो। देन एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक्स, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड शुड बी मेंटेन टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें एडिक्वेट फ्लूइड प्रोवाइड करना है। देन वार्म एंड कोल्ड कंप्रेशंस दे सकते हैं टू रिलीव पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स। देन नेक्स्ट, इन कम्युनिटी एरिया हम क्या हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं मॉम्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन। देन अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, हमें पर्सनल आइटम शेयर करने से अवॉइड करना। अर्ली रिपोर्टिंग सिम्टम्स होने के बाद अर्ली रिपोर्टिंग करना है, अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना है। देन नेक्स्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट में एज ए नर्स व्हाट आर आवर रोल। सो आइसोलेट करना है पेशेंट को फॉर एटलीस्ट 5 days आफ्टर स्वेलिंग स्टार्ट। देन मॉनिटर करना है वाइटल साइंस को, प्रोवाइड करना है सॉफ्ट डाइट बिकॉज स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी ना हो। देन मेंटेन करना है हाइड्रेशन को, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स प्रोवाइड करने हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन भी अकर हो सकता है। एजुकेट करना है पेशेंट को और फैमिली को अबाउट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रोवाइड करने हैं कंफर्ट मेजर्स, जिससे
पेशेंट को कंफर्टेबल फील. So this is about the communicable disease mumps. So I hope this video is helpful for you people. So thank you so much everyone. Follow and like and subscribe to my channel. Thank you.